आदाब। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान। मुलाकात ज़रूरी है, ख़ुद के साथ साथ दोस्तों से भी मुलाकात ज़रूरी है। आज हम मौजूद हैं ख़ज़ीना में। हमारे जो आज की मेहमान हैं, ख़ज़ीना उनका आशियाना है। हम उनको प्यार से आपा कहते हैं। हमारी जो आपा हैं वो अफ़साना निगार हैं, नावल निगार हैं, स्क्रीन राइटर हैं, एक शायरा हैं और सबसे बढ़कर एक बहुत अच्छी और मिलनसार ख़ातून है। आइए मिलते हैं दिलशाद नसीम साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो पुल बांध दिया है मेरे लिए, बड़े एजाज़ की बात है, बहुत मोहब्बत। आपा पुल नहीं बांधा, आपसे जब भी मिले हैं आप इतनी मोहब्बत से मिलती हैं, इतने खुलूस से मिलती हैं और मैं पहले भी आपके इस आशियाने पे आ चुका हूँ। जी जी बिल्कुल। एक दो बार हमने शूट किया है और आज हम आपका पॉडकास्ट करने जी आपके। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे चूज़ किया और इस काबिल समझा कि आप ये इंटरव्यू या जो भी मैं इसको फॉर्मल इंटरव्यू के तौर पे नहीं लेना चाह रही, एक बातचीत, ये गपशप है गपशप के लिए। एक। ठीक। देखें, इस काबुल की जो जहाँ तक बात है, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो सबसे ज़्यादा अरसे तक सोप चला है तेरे पहलू में, आपने उसकी तकरीबन 1000 एक साथ थी, जिनमें से कुछ 930 आपने लिखी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो मिसाल है, ये दूसरी कोई भी ऐसी राइटर नहीं है पाकिस्तान में। अभी तक तो किसी मेल ने भी नहीं उसको ब्रेक किया। कोई फीमेल तो खैर अभी तक ज़्यादातर अब तो 500 तो होते ही नहीं है, 1000 के बाद ख़त्म हो जाता है। यानी कि पहले ये था कि चल रहा था इस ड्रामे, अगर आप इजाज़त दी तो मैं इस जी ड्रामे जी के जी हवाले जी से ज़रूर बात करूँ। ज़रूर ज़रूर। हमने जब ये ड्रामा स्टार्ट किया तेरे पहलू में, हम इसलिए कि मैं तो पूरी हम टीम के साथ काम करते ना, ये सोप अकेले बंदे का काम नहीं होता। ठीक है। इसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हमारे बहुत सारे लोग जो है ना इन्वॉल्व होते हैं और हमने इस काम को जॉब की तरह किया सही। कि हमने हर महीने 16 एपिसोड्स देने होते थे, फिर से लेके जुमेरात तक, और 20 दिन की रिकॉर्डिंग होती थी। बाकी 10 दिन का काम होता था कि हमने आगे महीने में, अगले महीने में क्या करना है। सही। तो मैं उस 10 ज़्यादा ही उस मतलब पीरियड ऐसा होता था कि ज़्यादा दिन के लिए लिखती थी, लेकिन 10 दिन जो होते थे हमारी टोटल होमवर्क के दिन होते थे कि आगे कौन सा त्यौहार आ रहा है, ईद आ रही है, शब रात आ रही है, 14 अगस्त आ रहा है, कुछ भी आता था हम उसके अंदर वो डालते थे। और अभी तक पाकिस्तान में कोई सोप या कोई सीरियल ऐसा नहीं आया जो टाइम के साथ चलता हो। सही। हमारे पास कैलेंडर होता था, इस्लामी भी और दूसरा भी, हमें पता होता था कि अगर 14 अगस्त आना है तो हमने अपने जो थे ना ड्रामे की जो सिचुएशंस थी उसको रोक लिया करते थे सही। और हम 14 अगस्त करते थे, ताकि उससे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता था कि लोगों को पता होता था कि व्हाट इज़ 14 अगस्त या ईद उल ज़ुहा क्या है, ईद उल फितर क्या है। हमने रोज़े भी रखे सही। उसी ड्रामे में। दादी हमारी बड़ी अच्छी थी बाबा, वो एक छोटी सी बात कहती थी कि रोज़ों के मुतालिक हम ही कहलवाते थे, ज़रा एक राइटर ने जी कहलवाना होता है, बिल्कुल। लेकिन वो कहती थी तो ज़रा ही खूबसूरत लगा करता था जुमला। तो ये होता था कि लोगों तक हम लोग इस तरह पहुंचते थे और यकीन कीजिए लोग बाकायदा उसका वेट करते थे कि ड्रामा आएगा। सही। एक अरसे बाद ऐसा सोप आया, वो इंडिया के सोप्स की बहुत ज़्यादा उन दिनों आपको पता है चर्चा थी, जी। तो हमारे बच्चे बड़े सारे फीमेल्स उस तरफ राग़िब हो गए थे। तो राना साहब का ये प्लान था कि हम अपने लोगों खुरम को, राना की आप बात खुरम कर राना, रहे हैं, ठीक है, जो उनका प्रोड्यूसर थे तेरे तेरे पहलू में, पहलू में। उन्होंने कहा कि हम वहाँ से लोगों को हटाएं। ये सही। एम लेके वो निकले, माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत हद तक कामयाब रहे, सही। क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया। सही। मुझे अभी तक याद है कि मेरे भाई कहते थे कि जब भी तेरे पहलू में आता है ना, जिस टाइम पे आता है उस टाइम पे फीमेल्स जॉब हमारे यहाँ शॉपिंग करने नहीं आती, सही। सिर्फ ड्रामे देखती हैं वो। आपके जो भाई यूके में जी है, जी यूके में होते हैं मतलब ना, यूके में भी वहाँ पे इसकी जो। बहुत हिट था, बहुत सही। हिट था। मैं 2011 में गई, हम्म। उन दिनों ड्रामा चल रहा था। सही। तो मेरी भाभी जो थी ना, वो जहाँ जाती थी कहती ड्रामा देखते हो ना, कहते सबने कहा हाँ ये उनकी राइटर हैं। वो अच्छा। बड़े शौक से बताती थी। सही। तो पॉपुलैरिटी उस ड्रामे की इतनी थी। वो चला था जियो के ऊपर जियो पे चला और तकरीबन कितना साल चला? 7 साल। 7 साल चला हाँ मुसलसल। तुम मुसलसल 1000 7 साल। एक साथ थी। जी जी
और आपने 70 के बाद शुरू किया? जी, मैंने 70 के बाद 70 से पहले मोहसिन गिलानी साहब मोहसिन लिख रहे गिलानी थे? साहब लिखा करते थे और माशाल्लाह उन्होंने बड़ा मुझे मजबूत उसका बुनियाद दी, ठीक क्योंकि है, एक स्टैब्लिश ड्रामा था। ठीक है, मैं चलती हुई गाड़ी में सवार हो गई। ठीक है, मेरे लिए मुश्किल थी। सही, मुश्किल सेंस में था कि आपका एक ड्रामा चल रहा है, चलते हुए ड्रामा में आपने एंट्री डाल दी है, आपने लोगों का जो एक पहले से वो बना हुआ होता है ना, मिजाज बना होता है, उसके साथ चलना है। तो वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, खुर्रम साहब, जुल्फ़िकार साहब, ये लोग बहुत ज़्यादा साथ देने वाले, और मतलब ये कि वो तनहा नहीं छोड़ते आप अगर मुश्किल में हैं, वो भी साथ साथ लुत्फ़ दिया करते थे कि भाई हम, ताकि मैं इस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट कर लूँ। तो बड़ा अच्छा हुआ, 2-4 5 से एपिसोड्स के बाद मैं चूँकि लिखा करती थी नॉवेल्स, अफ़साने, डायलॉग्स लिखने पे आए हैं तो पूरे-पूरे सफ़े के जुमले लिख दिए हैं, सही, डायलॉग्स लिख दिए हैं। आपको पता है सही, नॉवेल का तो यही हिसाब होता है। सही, वो हिसाब मैंने ड्रामे में किया। जुमला लिख रही हूँ तो 2-2 सफ़ों के डायलॉग हैं, तो फिर मुझे जुल्फ़िकार साहब ने सही मायनों में उन्होंने मुझे टीच किया। स्क्रीन राइटिंग मतलब आपने उन्होंने जुल्फ़िकार मुझे साहब से जुल्फ़िकार सीखी? साहब ने सिखाई कि ठीक है, स्क्रीन राइटिंग क्या होती है, डायलॉग्स ड्रामे का क्या होता है। तो फिर वो खुद ही मेरी अक्सर तारीफ़ किया करते थे कि अब आप अच्छा लिखने लगी हैं। तो सही, मैं जब वो कहते थे, मैं कहती शुक्र आज मैंने कुछ काम किया है। सही। अच्छा, आपा ये बताइए कि तेरे पहलू में आपको मिला कैसे? ये आपका पहला था सोप? जी, जी, मेरा पहला। स्क्रीन के लिए आपका ये पहला जी, प्रोजेक्ट मेरा था? पहला प्रोडक्ट था। ठीक, तो ये आपके हिस्से में कैसे आया? ये या बड़े आपकी झोली में कैसे झोली आया? में कैसे आया, मेरे कासे में कैसे आया? जी, जी, हुआ इस तरह था कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे जो कि मीडिया में थे। ठीक है, अम, अभी मैं जानती हूँ, इम्तियाज़ नाम है और अक्सर वो काम करते हैं। इतने वो थे, हमारे दूर के रिश्तेदार थे कि अब मैं उनसे फैमिली में कभी कभी भी नहीं मिली। सही, गायबाना ही तारुफ था कि वो करते थे ड्रामास वगैरह में, प्रोडक्शन मैनेजर का, प्रोडक्शन हेड का काम करते थे। तो जाहिद मियाँ साहब के ऑफिस में ये बैठे हुए थे, उस्मान भाई बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा यार, उस्मान भाई ने ऐसे जिक्र किया कि इस तरह से ड्रामे के लिए चाहिए है और पता नहीं कौन मिलेगा। और राना साहब चाह रहे थे कि फ़ीमेल राइटर सही, हो, क्योंकि फ़ीमेल राइटर्स जो हैं वो ज़रा डेप्थ है और रुलाना ज़्यादा उनको अच्छा आता है। तो फिर उन्होंने वहीं पे इम्तियाज़ बैठा हुआ था। तो सही, इम्तियाज़ कहने लगा कि हमारी एक है अजीज़ा, अगर आप कहें तो मैं उनको फ़ोन कर दूँ। तो उन्होंने कहा करके देखो। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उस वक़्त मैं दोपहर का खाना बना रही थी, अच्छा, बच्चों को स्कूल लेने जाना था। सही, खाना बनाते-बनाते कहता है मुझे कि आप काम करेंगी, ड्रामा लिखेंगी? मैंने कहा क्या बुरा है?" तो कहते हैं फिर आप ना, पता दिया उसने मुझे, कहता है आप यहाँ पे आ जाइए। हुँ, लो जी, मैंने फ़ौरन मियाँ को फ़ोन किया हुँ, कि इस तरह से मुझे एक ऑफ़र आई है, अगर आप कहते तो मैं चली जाती हूँ। कहने हाँ, तुम जाओ देखो क्या होता है। तो मैं चली गई। वो था गुलशन इकबाल में उनका ऑफ़िस था मियाँ साहब का। ठीक है, मैं वहाँ पे गई हूँ और सलाम दुआ हुई। मुझे पता ही नहीं कौन उस्मान साहब और कौन, मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं इन सब से मिली थी। तो उस्मान साहब कहने लगे, उस्मान भाई, कि तुम वहाँ जाना, यूफ़ोन के ऑफ़िस में है, आईक्यू ऑफ़िस, वहाँ पे ज़ुल्फ़िकार और राना साहब बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे तुम जाओ, और ये और वो। मैंने कहा अच्छा। मैं रास्ता भूल गई। हाँ, मैंने कभी सही, उस तरफ गई नहीं हूँ। हुँ, आज तक जो है ना, ज़ुल्फ़िकार साहब मुझे ताना देते हैं। तो ख़ैर मैं पहुँची। उन्होंने कहा कि मैंने बताया कि मैं लिखती हूँ ये वो सब कुछ। उन्होंने कहा 2-4 सीन दिए कि लिख दो। मैंने उनको लिख दिए खड़े-खड़े। उन्होंने कहा, फिर खुर्रम साहब ने कहा नहीं आप लिखें, इसको आप ही लिखेंगे अब। ठीक है, तो बस वही था। अल्लाह मियाँ का शुक्र है, कोई पापड़ नहीं बेलने पड़े, कोई मसला नहीं हुआ। तो मेरी रहनुमाई करने के लिए ज़ुल्फ़िकार साहब हाज़िर थे। हर मौके पर उन्होंने मेरी मदद की कि सीन अच्छा ये नहीं करते थे कि वो खुद लिखें, कभी भी नहीं कहते। ये तो मैं, कोई सीन फ़ुज़ूल सा होता था ना, तो कहते ये तो लग रहा है ज़ुल्फ़िकार ने लिखा है, सही, दिलशाद का है। तो फिर मैं एक, आप सोच नहीं सकते कि मैंने एक-एक सीन 10-10 दफ़ा लिखा है। सही, वो कहते थे आप ही लिखेंगी, मैंने आपको नहीं बताना। ठीक। अच्छा, ये हो गया आपका टीवी के ऊपर डेब्यू, मेरा डेब्यू हो गया और ये किस सन की बात है? 2006। 2006 की। अच्छा, इससे पहले आप ख़वातीन डाइजेस्ट की एडिटर रही जी, हैं, जी। आप बचपन से अफ़साने लिखती चली आ रही हुँ, हैं। ज़रा माज़ी में हम जाएँगे, चलें, माज़ी के चलें चलते हैं। तो ये पहली कहानी आपने याद हो किस सन में लिखी? सन 77 या 78 की बात है। सही,
में एयर हुई थी, सॉरी छपी थी। ठीक है, सही। किरण डाइजेस्ट में छपी थी। वो मेरे ख्याल अब भी छपता है किरण हाँ डाइजेस्ट हाँ, में। किरण, खवातीन, जी। पाकीज़ा सब छपते हैं। सही। किरण में आई थी और नए लिखने वालों में 100 रुपये इनाम भी मिला था मुझे अच्छा, उस दौर में उस दौर में। 100 100 रुपये रुपया वैसे काफी हुआ करता था उस दौर में। आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, सही। ये बात वाकई सुनने वाली है कि मैं पाकीज़ा में लिखती थी। पाकीज़ा में क्या होता था, चूँकि मैं थोड़ी सीनियर होगी, मैं खुद, मुझे हंसी आती थी, मैं सीनियर। आमतौर पे जो लड़कियां थी जो नई लिखने वाली थी उनको मिलता था एक पेज का 50 रुपया, सही। मुझे मिलता था 100 रुपया। सही। ठीक है, एक दिन मैंने नॉवलेट लिख दिया, मुझे मिल गया 3000। किरण में ही लिखा आपने? नहीं, पाकीज़ा में अच्छा, लिखा, ये पाकीज़ा में लिखा है, ठीक है। मुकम्मल नॉवल था मेरा। ठीक है। तो उन्होंने मुझे दे दिए 3000। हम्म। जितने भी सफ़े थे, अब हिसाब लगा ले 100 रुपये के हिसाब से। तो जब डाकिया आया ना, मैं सो रही थी, गर्मियों की दोपहर थी, मुझे कहता है कि 3000 आए हैं आपके। आमतौर पे मेरे 500 या 600 रुपये आए। 300 अफसाने के होते थे, 600 नॉवलेट के होते थे, और पाकीज़ा मुझे ज़्यादा देता था तो 1000 रुपये आते थे उसके। सही। तो उसने, पाकीज़ा ने मुझे 3000 दे दिए। मेरी तो नींद उड़ गई कि 3000। ये उस वक्त की बात है जब आप समझें कि सोना 2500 का तोला था। 2500 का तोला था और मुझे 3000 मिल गए थे सही। एक अफसाने के। सही। मैंने कहा अम्मी जी, मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगी? अम्मी के लिए संभाल के रखो, काम आएंगे। मैंने कहा ना जी, ना काम नहीं आते। मैं गुड़िया को, छोटी बहन को लिया, बाजार गई, उसको मैंने अंगूठी लेके दी सोने की। मैंने कहा ये तुम याद रखना कि बाजी ने अपनी मेहनत की कमाई से तुम्हें सोने की अंगूठी लेके दी है। सही। और खुद मैंने झुमकियाँ ली, 100 रुपया फिर बच गया। सही। मैं लेके घर आ गई। अच्छा, आपने खवातीन डाइजेस्ट में एज एडिटर भी मतलब जी, वो एडिटर यूँ हुई कि जब मैंने मास्टर्स के पेपर्स दिए ना, जिस दिन मैंने पेपर दिया उसके उसी शाम मुझे कॉल आ गई कि आप अगर करना चाहती हैं खवातीन डाइजेस्ट में, स्कोप एक सीट खाली है, आप आ जाइए। अब मैं सोच के क्या गई हूँ कि मुझे ना कोई 1200 तक ये ऑफ़र करेंगे ना तो मैं जॉब कर लूँगी। सही। अब 1200 का नाम था, आप सोचें, जब मैं बता रही हूँ कि 2-2.5 हज़ार तक का तोला सोना है, तो 3000 का भी लगा लें तो 1200 बड़ी बात है, सही। हमें मिल रहा है। तो मैंने कहा, वो कहते हैं मैं वहाँ गई, उन्होंने कहा आप आ जाएं, आपको 1200 रुपये देंगे हम। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। लो जी, वहाँ पे मैं चली गई। उन्होंने फ़ौरन ही मुझे ज़्यादा कर दिया, 1500 कर दिया, फिर थोड़े दिन और गुजरे 2000 कर दिया। तो मेरा वहाँ पे सिलसिला चल पड़ा। फिर खवातीन डाइजेस्ट 2 साल काम किया। सही, 2 साल काम किया खवातीन डाइजेस्ट खवातीन में डाइजेस्ट आपने में एज एडिटर। एज एडिटर। उसके बाद अच्छा, उसके दरमियान मैंने रेडियो के लिए प्रोग्राम्स किए। वो रेडियो के किस तरह के प्रोग्राम थे? एंकर थी मैं। एक प्रोग्राम था जवां फिक्र। अच्छा। तो जो मेल या फीमेल थोड़े से अपाहज हों, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। उधर एक हमारी एक थी, मुझे अभी तक याद है, अपाहज थी वो, और वो टीचर थी। अच्छा। तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया। फिर इस तरह से और इस टाइप के लोगों का इंटरव्यू लिया करते थे। जवां तो फिक्र। रेडियो पाकिस्तान कराची में आपने जी कितना जी, अच्छा जॉब किया? जॉब मैंने उसमें 6 महीने काम किया। ये किस से किस सन की बात है? ये 89 90 की बात है ये। अच्छा, तो लाहौर फिर आप कब आई? मैं लाहौर 91 में आई, 91 में। जनवरी 91। तो लाहौर आके भी मतलब आपने नहीं, जॉब नहीं कर सकी मैं, लिखती रही हूँ। अच्छा, वो किन मैगजीन्स के लिए? खवातीन में, पाकीज़ा में मेरा नॉवेल चल रहा था, वो भी शुरू किया हुआ था, वो भी लिखा। पाकीज़ा, जहाँ जो भी डाइजेस्ट होता था मैं लिखती थी। अच्छा, उसके लिए आप लिखती रही? मेरी फूफी जी, मेरी सास साहबा और मेरे फूफा जी, इनको मेरा लिखना बहुत पसंद था। मेरे जो कभी मुझे ना सिलाई कढ़ाई का बहुत मतलब जैसी सास आप लिखती हैं वो वैसी नहीं थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी सास अच्छा। जो है ना बहुत स्वीट थी। अच्छा। तो मैंने एक बड़े शौक से ना अपनी सिलाई और कढ़ाई लेके बैठी हुई काम कर रही हूँ। तो पप्पी जी कहती हैं, दिलशाद ये क्या तुम करने बैठ गई हो, ये काम तो कोई भी कर लेगा, सही। तो वो करो जो सिर्फ तुम कर सकती हो, सही। तुम सिर्फ लिखा करो। मैंने कहा पप्पी जी कभी नहीं भी दिल करता लिखने को कहते नहीं, लिखने को दिल करता ना तो फिर तुम पढ़ा करो, सही। सोचा करो। सही। तो उन्होंने मेरा ना ध्यान ही हटा दिया सिलाई कढ़ाई से। तो फिर मैं उनको मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फी ज़माना ऐसी सासें नसीब वालों को मिलती हैं। आपकी सास माशाल्लाह फुफ्फो भी थी, इतनी जी। अच्छी थी, तो आपने भी कुछ जालिम सासें लिखी हैं? मैंने ना देखिए जालिम सासें क्यों लिखी हैं। चैनल कहता है कि जब तक रुलाओगे नहीं मज़ा नहीं आना। अच्छा।
दो चपेड़े तो बहुत ज़रूरी है ना, सास बहू को पड़ जाए सास के हाथों से। सही। तो मैं ना बड़ा मतलब मैं नहीं लिख सकती इतनी जालिम सास या जालिम नंद, मेरे अंदर है नहीं, लेकिन मैंने लिखी है, अच्छा, लिखिए। लिखी है। अभी मेरा ड्रामा गया था ना, उसमें आन पे गया था, हाँ, अभी जिद्दी, पीछे एक चला है जिद्दी जिद्दी आपका। चला है। अभी मेरी गुड़िया चल रहा है आजकल, ये मन पे चल रहा है मन पे आजकल। चल रहा है। मन पे चल बहुत रहा है आपका। जालिम औरतें रखी है मैंने इसके अंदर। नहीं, हम इनकी तरफ आएंगे, मन वाला जो मेरी गुड़िया हाँ, और जिद्दी की तरफ भी ये हम बता आएंगे। रही कि मैंने लिखी है। अच्छा, नहीं, कब कोई अच्छी सास भी लिखी है? अच्छी सास में सोचने दे पहले मुझे। अच्छा। मैं आज के लिए लिख रही हूँ अच्छी सास। अच्छा। लेकिन ये कि अच्छी सास जरा कम ही लिखने में आई है। अच्छा। अच्छी सास जो है ना, टीवी पे नहीं मिलती आपको। हालांकि मैं कहती हूँ बुनियाद रखनी चाहिए। मैंने बहुत एहतजाज करती हूँ कि हमें ना रिश्तों की में ना कड़वाहट नहीं डालनी चाहिए। सही। बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं ये। अच्छा, पुराने वक्तों की बातें हैं, खाला खाला रह जाती है, बाद में सास बन जाती है, ऐसा नहीं है। मेरी फूफो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। सही। अगर मैं सो रही हूँ तो मुझे कभी जगाया नहीं, और सही। अगर भी मैं बेवक्त सो जाऊँ तो वो मेरे मियाँ को कहती थी कि ज़रूर दिलशाद की तबीयत ख़राब है, ये बेवक्त सोती नहीं है, इससे पूछो क्या हुआ इसको। तेरे पहलू में के बाद 7 साल चलने के बाद, जी। उसके बाद आपका अगला प्रोजेक्ट कौन सा था? अच्छा, इस दौरान मैंने 2 प्रोजेक्ट किए थे। वो कौन से थे? दो दौरान में तो मैंने किया था तुम भी कहो। तुम भी कहो। तुम भी कहो ये किस चैनल पे ये चला? आया था पीटीवी पे। पीटीवी पे। उसके दौरान मैंने इसके ड्यूरिंग टीपीएम मैंने एक प्रोडक्शन की थी, कमली। कमली। कमली हमारी प्रोडक्शन थी ना, वो हमने एक फेस्टिवल था वहाँ भेजनी थी, अच्छा। औरत के मौजू पे लिखी ठीक हुई। है। मेरे साथ को प्रोड्यूसर फरहाना मकसूद थी, उसमें आर्टिस्ट भी थी। अच्छा। बस नहीं, हाँ भेजी, लेकिन नहीं उसको कोई इतने अच्छे नंबर मिल सके। लेकिन हमारी फिर A+ पे चली ये वीमेंस डे के ऊपर। तो अच्छा ड्रामा था वो, आजकल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। कमली, ये कमली मेरी, के नाम से। हाँ ये प्रोडक्शन थी हमारी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने, जब ये ख़त्म हो गया तेरे पहलू में, तो जब ये ख़त्म होने के मैंने लिख के दे दिया उनको, 2 महीने का एडवांस में लिख के दिया। फिर मैंने दिया, अभी ये चल ही रहा था तो सहेलियाँ लिखना शुरू कर दिया था। सहेली आपका किस चैनल पे चला था? ये भी पीटीवी पे चला था। ये भी पीटीवी। इसकी कितनी 100 के साथ थी? इसकी 100 के साथ थी। ठीक है। ये उस्मान साहब ने किया था? उस्मान साहब ने नहीं, उस्मान साहब ने किया था तुम भी कहो। तुम भी कहो। ये तो जुल्फ़िकार साहब ने किया था। अच्छा, जुल्फ़िकार साहब ने किया था। ठीक है। तो सहेलियाँ के बाद अगला प्रोजेक्ट कौन सा था? उसके बाद मेरे साथ तेरे प्यार के भरोसे, वो किस चैनल पे चला? वो चला था एक्सप्रेस पे। अच्छा। एक्सप्रेस पे वो चला, किरचियाँ चला, ये किस चैनल पे था? एक्सप्रेस पे। ये भी एक्सप्रेस पे था। एक आपने हम के लिए भी लिखा था एक सीरियल, दिल और दलदल। दिल और दलदल। ये किस सन की बात ये है? ना थोड़ी हो गई पुरानी बात, अच्छा। तो मुझे याद भी नहीं कौन सा सन था, बस इन्हीं में था। 2006 से लिखना शुरू किया था, उसके बाद से अंदाजा लगा ले। उस दौर में तो मेरा ख्याल अक्सात भी कुछ 13 से 16 16 था उसका एक साथ ही। 16 थी। और शायद हमें यूट्यूब पे भी ढंग से ना मिले वो, क्योंकि अब बहुत कम ऐसे हैं पुराने, जो हमारे टीपीएम भी नहीं है उसके अंदर तेरे पहलू में, वो भी आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे नहीं नहीं मिलेगा। है। तो सहेलियाँ मैं एक रोज़ देख रही थी, वो भी थोड़ी थोड़ी एक साथ हैं। अच्छा। तुम भी कहो, उसके भी कोई 8-10 हैं क्या, 6 लोग, पता नहीं। पहले नहीं, पहले वो यूट्यूब को इतना सीरियस भी नहीं सीरियस भी लेते। लेते थे ना, अब लेते हैं। अब नहीं, अब तो यूट्यूब से अच्छा खासा एक कमाई है। और अच्छा खासा पैसा आता है बिल्कुल। चैनल को। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपका ख़त्म हुआ आन के ऊपर जिद्दी, जिद्दी। और वो उसमें सास भी जालिम थी, बहू भी जालिम ही थी। हाँ ऐसी ही था। अच्छा, तो वो उसकी कितनी एक साथ थी? उसके तो 55 थी। ये सीरियल था या सोप था? असल में सोप ही था ये, क्योंकि हमने 100 एपिसोड्स लिखी थी। अच्छा। और इसको इन्होंने लपेटा, आधे घंटे का किया, तो तो साथ हो गए। 56 और कुछ हाँ हो ऐसे गए। ही, हाँ। तो अभी एक और चल रहा है आपका, मेरी मेरी गुड़िया। गुड़िया। ये मन पे चल रहा है। मन पे चल तो इसकी कितनी एक साथ है? इसकी है 18। 18। तो ये ख़त्म हो गया कि अभी चल रहा है? चल रहा है, मैंने लिख कर दे दिया सारा। वो ज़ाहिर राइटर का काम तो पहले मेरा ख़त्म हो काम जाता खत्म है। हो चुका है। तो अगला जो सीरियल है वो आपका आज पे आ रहा है?
नहीं अभी नहीं, आज का तो नहीं मैंने कहा, लेकिन ये कि देखो प्राइवेटली किसी ने मुझसे कहा हुआ है। ठीक है। अब वो देखो ज़ाहिर है क्या होता है। पाइपलाइन में कुछ चीज़ें जी होती जी हैं तो जी वक्त से पहले उनकी बात भी नहीं बात भी करनी नहीं चाहिए। की जाती। आपने प्रोडक्शन भी की जी जी और आई लाइन फिल्म के नाम से आपका यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है जी बिल्कुल है, और मेरा ख्याल को 30-35 शॉर्ट फिल्में भी आपने बनाई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़रा उस बारे में बताइए कि ये प्रोड्यूसर बनने का ख्याल कैसे आया? असल में पता है क्या हुआ था, कोविड का ज़माना था, जी। सारे लोग फारिग बैठे हुए थे, ठीक है। मुझ समेत। तो मैंने कहा यार ज़िंदगी में ना कोई हलचल होनी चाहिए। सही। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में था उन दिनों, आजकल आया हुआ है। मैंने उससे मशवरा किया कि बेटा इस तरह के मुझे तुमने फाइनेंस करना है, अगर तुम फाइनेंसर बन जाते हो मेरे तो मैं ये काम स्टार्ट करूँ। सही। उसने भी कहा ठीक है, माँ को और काम तो कोई आता नहीं है तो ये शुरू कर दें। तो हमने ऐसे ना सोचा था कि छोटे बजट का काम करेंगे, मतलब इतना कि ना मुझ पे बोझ पड़े ना फाइनेंसर पे बोझ पड़े, हम ये काम चलाते रहेंगे। लेकिन हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता वो हमारा छोटे बजट का काम हमने इसी घर में हसीना में ही उसकी प्रोडक्शन की है, सिवाय 2-1 ड्रामों के सारे हमने यहाँ पे किए हैं, सही। क्योंकि लोकेशन बचती थी हमारी और खाने का खर्चा जो हम घर में ही सारा इंतज़ाम करते थे। वरना आप बाहर जाएंगे ना तो आपको बड़ा मसला होता है। जी। मेरा एक ड्रामा कुर्ता बना था बाहर, वो फिल्ला वो स्क्रिप्ट की तमाशा डिमांड थी, जी वो तो इस घर में हो नहीं हो सकता नहीं था। सकता था, तो हमें करना पड़ा, शदीद गर्मी और ये और वो सब कुछ। लेकिन यहाँ पे हमने करने का मकसद ये था कि हम ऐसा ड्रामा लिखें, लो बजट का हो ये और वो, लेकिन समहाउ हमारे उस पे पैसे बड़े खर्च हुए हैं, मेरे बहुत खर्च हुए। मैं फिर इसको नहीं आगे लेके जा सकी। थोड़ा सा मुनासिब रहता तो मैं करती रहती। कुर्ता वैसे आपका अफसाना था एक, जी जो मेरा मैंने पढ़ा था एक जी कुर्ता जी आपका, जी तो उसी के ऊपर वो मैंने वो ड्रामा बनाया था। शॉर्ट फिल्म थी वो। असल में मैं ना इचरा में हम लोग, हमारा घर था पहले, सही। इससे पहले मैं इचरा में रहती थी। तो वो गली मोहल्लों वाला एक सिस्टम था ना, जी जी। तो वहाँ पे एक रेडी वाला आता था कि पुराने कपड़ों के बदले आप बर्तन ले लो। सही। आपने भी सुना ही होगा इस तरह नहीं का। अब भी आते हैं, मतलब मैं जोहर टाउन में रहता हूँ तो वहाँ अब भी आते हैं। अच्छा यहाँ नहीं आते हैं? नहीं, यहाँ आपकी सोसाइटी है ना, अंदर आने नहीं देते। अच्छा अच्छा जोहर टाउन तो ओपन है तो वहाँ पे अब भी आते हैं। आते हैं। वो अच्छा, पुराने कपड़े आप दे दें, और नए और वो बर्तन शर्तन ले लो, बर्तन वो प्लास्टिक भी और मतलब होता है वो जो हल्का प्लास्टिक होता है उसके बर्तन होते तो उसमें लोग ले रहे होते थे। मैंने एक दफ़ा झांका तो वो कच्ची मिट्टी की प्यालियाँ थी और उसके यूज़ कपड़े जा रहे थे आ रहे थे। तो मैंने उसमें फिर एक डायलॉग लिखा था कि तुमने मेरा प्यार 2 कच्ची मिट्टी प्यालियों की एवज़ बेच दिया। हैं। वाह क्या बात। तो वो उसका उस थीम के ऊपर मैंने पूरा वो पहले अफ़साना लिखा, रुलाया लोगों को मैंने अफ़साना लिख के। नहीं वो मैंने पढ़ा, बहुत आला, बहुत बहुत आला अजीब अफ़साना। जी। फिर उसके बाद उसको फिर ज़ुल्फ़िकार साहब ने पढ़ा तो कहने नहीं भी इसका तो ड्रामा बनेगा। सही। तो मैंने फिर ड्रामा लिखा। तो जो ड्रामा था ना मेरा वन ऑफ द फेवरेट ड्रामा, कि उसपे ना असल में काम बड़ा अच्छा हुआ है। नहीं, फरहाना फरहाना ने बहुत अच्छा काम बहुत किया, अच्छा बहुत काम अच्छा है, काम बहुत किया। अच्छा काम और किया जुल्फकार साहब ने भी, मतलब वो ज़ाहिर डायरेक्टर का भी एक डायरेक्टर रोल हैं। होता है। और उसके जो था ओएसटी मैंने खुद लिखा था, सही। इश्क बेदर्दी। आपका एक ओएसटी है, मैंने भी किया है इसी घर में आप वीडियो। उसको लें, मैं आपको दे दूंगी। ठीक है। आप उसके चंक्स भी लगा सकते हैं। नहीं वो तो ज़ाहिर है अब उसकी बात इश्क चल रही। बेदर्दी के भी चंक्स दे दूंगी आपको, ठीक है। ये भी दे दूंगी। एक आपका और लिखी हुई शॉर्ट फिल्म मेरा साईं, नहीं जी सरकार। जी सरकार, सॉरी जी सरकार, वो भी आई लाइन फिल्म्स के ऊपर जी अवेलेबल जी है। जी तो जी सरकार बहुत हिट गई थी। बहुत हिट गई है। उसमें कास्ट भी आपने सारी नई ली है, मतलब वो कोई बड़े नाम कोई नहीं बड़ा है। नाम नहीं था उसके अंदर। कहानी कुछ इस तरह की है ना कि बीवी भाग जाती है, उसने उसको कैद कर लिया और लोगों को ये बताना है कि बीवी मर गई। तो वो घर में मज़ार उसका बना देते बना हैं। घर में उसने क्या किया, उसने जो उसकी मुलाजमा थी ना, हम्म, उसको कहा कि तुम मेरी मोहब्बत में क्या कर सकती हो। हम्म, उसने कहा मैं जान तक दे सकती हूँ। कहले फिर दो। ठीक है। उसने जहर दे दिया उसको, हम्म, वो मर गई, उसकी गोद में से रखा मर गई। उसने जो है ना फिर फ़ोन किया अपने मुलाजिम को, कहते हैं कि देखो गांव में फैला दो के बीबी का इंतकाल हो गया है और इसका चेहरा कोई ना देखे, सही। क्योंकि वो राज खुल जाता। हम्म, उन्होंने मुलाजमों को दफना दिया, दुनिया में फैला दिया कि बीवी फौत हुई है। और वही मुलाजिम जो था उसको बुरा लगा कि उसने हम मुलाजमों की कोई इज़्ज़त नहीं, कोई जान की कीमत नहीं, उसने बेगम को छुड़वा दिया। उसी बेगम ने ये जब
उसके कब्र पे बैठा हुआ रो रहा, आंसू बहा रहा। लोग समझ रहे हैं कि बेगम साहबा की कब्र पे रो रहा है, वो तो मुलाजमा की कब्र थी। बेगम साहबा ने आके पीछे उसको छुरी मारी और मर गया। बड़ी मजेदार एक हाँ, ये स्टोरी को यूं गोलमोल किया था। नहीं नहीं, गोल मोल नहीं, आपने वो बांध के रखी है कहानी, तो और वो आखिर तक जो उसका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बना बरकरार रहता है वो। बरकरार हाँ, रहता है। अच्छा, अब आपकी 5 किताबें या 6 शाया हुई हैं? कबद का किनारा मेरा नॉवल है, मताए जाम मेरा नॉवल है, ठीक है। सिराते इश्क नॉवल है। जो सिराते इश्क है ना, वो प्रोसेस पे है। तावीज़ को तो मैं भूल ही गई। तावीज़ भी है। तावीज़ भी है, वो आपका। जिसके ऊपर इश्क में काफिर बना है। हाँ, पहले उसका नाम ए प्लस पे चला था, जी वो जी जी आमिर यूसुफ साहब ने जी, किया था आमिर ना, यूसुफ ने किया था। इश्क में काफर, इश्क में। और वो तवीज़ के ऊपर था। जी जी सही। हमारे नाजरीन को भी कोई गज़ल, कोई नज़म कुछ सुनाइए। जी जी, ज़रूर, क्यों नहीं। जी। शायर तो वैसे बदनाम है। नहीं नहीं, हम फरमाइश कर रहे हैं बहुत आपसे। शुक्रिया। एक बड़ा मशहूर मेरा शेर है, मैंने जी कहा जी पहले उससे आपको जी सुनाती जी। हूँ। हिजर का भी कबील होता है, दर्द दिल का कफील होता है। वाह। याद आया न कर नमाजों में, मेरा सजदा तवील होता है। याद आया न कर कर नमाजों में, मेरा सजदा तवील तवील होता होता है। है। वाह, एक क्या मेरा बड़ा बात। शौक सा एक शेर है जी। कि मैं एक दो मुलाकातों में दिल नहीं दूंगी। मैं एक दो मुलाकातों में दिल नहीं नहीं, अच्छा, दूंगी। मैं शुरू से इसको पढ़ती हूँ कि अभी तो पढ़नी है आयात कुछ मोहब्बत की, आहा, तुम्हारे गिर्द वफा का हिसार करना है। क्या कहने। मैं एक दो मुलाकातों में दिल नहीं दूंगी, कि खुद तड़पना उसे बेकरार करना है। क्या बात, क्या बात। अब आपने इतनी मज़ेदार शायरी सुनाई कि मतलब मैं इजी हो गया, और मैंने टेक भी लगा ली, और गोद में कुशन भी रख लिया। कुछ और सुनाइए। जी बिल्कुल जी, मैं ये एक तवील बहर की गज़ल है, आप इंशाल्लाह पसंद करेंगे। जी जी। मैंने तेरे नाम को जैसे झूमर पर तहरीर किया, मैंने तेरे नाम को जैसे झूमर पर तहरीर किया, तहरीर किया। ऐसे तेरी गली का रास्ता झांझर पर तहरीर किया। वाह, क्या बात। और शेर सुने के रंग बिरंगा करके तेरे हिजर को मैंने ओढ़ लिया, रंग बिरंगा कि करके तेरे हिजर को मैंने ओढ़ लिया। फैज़ के दर्द भरे मिसरों को चादर पर तहरीर किया, फैज के दर्द भरे मिसरों को को चादर चादर पर पर तहरीर तहरीर किया। किया। वाह। झुमका बाली चूड़ी कंगन और माथे की बिंदिया भी, झुमका बाली चूड़ी कंगन और माथे की बिंदिया भी, मैंने अपना शौक सहेली जेवर पर तहरीर किया। वाह, क्या बात। और शेर सुने के तन्हा बैठ के याद में तेरी, मैंने कॉफ़ी पी है यूं, तन्हा बैठ के याद में तेरी, मैंने कॉफ़ी पी है यूं। जैसे मैकश ने दुख अपना सागर पर तहरीर किया। वाह, क्या बात। और करवट लेते रात ही बीती, रात भी तेरी याद भरी, रात भी तेरी याद भरी। वाह। करवट लेते रात ही बीती, रात भी तेरी याद भरी, मैंने तेरी याद को जाना अंबर पर तहरीर किया। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। और शेर सुने, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज भी याद के दरवाजे पर वो पल दस्तक देता है, आहा हा, आज भी याद के दरवाजे पर वो पल दस्तक देता है, जाते हुए जब आंख का काजल कॉलर पर तहरीर किया, आहा हा, क्या कहने। जाते हुए जब आंख का काजल कॉलर पर तहरीर किया। और बैठ के टेरेस पर देखा जब जलते बुझते तारों को, बैठकर जब टेरेस पर बैठ के देख। टेरेस पर देखा है ठीक है। जलते बुझते तारों को, तारों को। काली रात का सन्नाटा फिर बिस्तर पर तहरीर किया, काली रात का सन्नाटा फिर बिस्तर पर तहरीर किया। और मक्तार से, मैंने देखा दरगाहों पर गर्ज के मारे लोगों को, मैंने देखा दरगाहों पर गर्ज के मारे लोगों को, दिलशाद सबने भूख को अपनी लंगर पर तहरीर किया। वाह 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 वाह, क्या मैंने देखा दरगाहों पर गर्ज के मारे लोगों को, दिलशाद सबने भूख को अपनी लंगर पर तहरीर किया। वाह। आपका कुछ कोई और कुछ हो जाए। और हो जाए जी। अच्छा जी, ज़रूर। मैंने कहा ना आपको कि ये जो हम शायर लोग तो बहुत खुश होते हैं इस बात पे। अच्छा। नहीं, हम सुनने वाले भी खुश हो रहे हैं। अच्छा जी। जिनसे मिलने खिज़र नहीं आते, जिनसे मिलने खिजर नहीं बस आते। वही लोग घर नहीं आते। वाह। खिज़र एक जी सिंबल है रास्ता जी। दिखाने वाला। जिनसे मिलने खिज़र नहीं आते, बस वही लोग घर नहीं आते। और थक के हम लोग अब कहाँ बैठे,
थक के हम लोग अब अब कहाँ कहाँ बैठे बैठे, हैं। रास्तों में शजर नहीं आते। वाह क्या बात, क्या थक बात। के हम लोग अब कहाँ बैठे, रास्तों में शजर नहीं आते। और कोर चश्मे की इंतहा देखो, वाह कोर चश्मे की इंतहा देखो, ख्वाब भी अब नज़र नहीं आते। वाह क्या बात, क्या कोर बात। चश्मे की इंतहा देखो, ख्वाब भी अब नज़र नहीं आते। और गमे दौरां तू इस्तिखारा कर, गमे दौरां, तू इस्तिखारा कर, वाह क्या कहने। गमे दौरां तू इस्तिखारा कर, बेवजह तो सफ़र नहीं आते। वाह क्या बात है, बहुत गमे आला। दौरां तू इस्तिखारा कर, बेवजह तो सफ़र नहीं आते। और जब वो फुर्सत वो याद आते हैं, हम्म, जब वो फुर्सत वो याद आते हैं, हाँ मगर इस कदर नहीं आते। वाह क्या हाँ बात, मगर इस कदर नहीं क्या आते। बात। और शेर सुने कि बात बस तेरी और मेरी थी, बस बात बस तेरी और मेरी मेरी थी, थी। दरमियान लोग गर नहीं आते। वाह क्या बात। बात बस तेरी और मेरी थी, दरमियान लोग गर नहीं आते। और कोई मजबूरियां भी देखा कर, कोई मजबूरियां भी देखा कर। यूं ही इल्ज़ाम धर नहीं आते। क्या बात, क्या बात। यूं ही कोई मजबूरियां भी देखा कर, यूं ही इल्ज़ाम धर नहीं आते। और मकता है कि गरना जरखेज खाक हो दिलशाद, आहा, गरना जरखेज खाक हो दिलशाद, अच्छे मीठे समर नहीं आते। वाह क्या बात, क्या अच्छे बात। मीठे समर नहीं समझ आते। नहीं आते, बहुत आला। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपकी एक नज़मों की किताब भी आई थी, जी जी। तो उसमें से कोई नज़म भी सुनाइए। अच्छा मैं आपको ना नज़्म सुनाती हूँ, उसमें से नहीं है वो, लेकिन ये नज़में मेरी जिन दिनों कोरोना हो गया था बहुत ज़्यादा, सही। ऐसे अमवात हो रही थी, तो एक आपको पता है कि सेंसिटिव बंदा बहुत इस चीज़ को फील करता है। तो मैंने उस पर लिखा था आखिर वक्त की बातें। आखिर वक्त की बात। हाँ, ऐसे ही मैंने लिखी नज़्म मैं आपको सुनाती हूँ। आखिर वक्त की बातें कि जैसे काफ़िला ही कोई छोड़ जाता हो, हम्म। आखिर वक्त की बातें कि जैसे काफ़िला ही कोई छोड़ जाता हो, आखिर वक्त हो और सांस लेनी मुश्किल हो, वाह। इसी तरह से है छोड़ा मुझे भी याद तो कर, ना हाथ अपना दिया और ना साथ लेके चले, हम्म भुलाए सारे ज़माने वो अपनी उल्फत के, हम्म। निगाह नाज से लिखे हुए वो अपने खतूत, वाह। वो सारे शेर मोहब्बत में जो सुनाते थे, तमाम मेरी मोहब्बत भी हाथ में दे दी, तुम्हारा लम्स मगर अब भी आँच देता है, हम्म। ऐ मेरे सादा मुसाफिर ये तुमने जल्दी की, आहा। ऐ मेरे सादा मुसाफिर ये तुमने जल्दी की, अभी तो आँख की पुतली में रोशनी है मेरे, अभी तो आँख में तस्वीर तेरी जिंदा है, अभी तो ख़त भी कई मुझको तेरे पढ़ने हैं, अभी तो जुल्फ़ों में खुशबू है बासी फूलों की, वाह। अभी तो ताज़ा हैं तकिए पे ख्वाब की कलियाँ, अभी तो लौट के आए नहीं परिंदे भी, अभी तो शाखे अलम की पनीरी लगनी है, अभी से हाथ को अपने छुड़ा रहे हो तुम, अभी से हाथ को अपने छुड़ा रहे हो तुम, कि जैसे काफ़िला ही कोई छोड़ जाता हो, आखिर वक्त हो और सांस लेनी मुश्किल हो। वाह क्या बात। आपने अफसाने लिखे, आपने नावल लिखे, आपने स्क्रीन राइटिंग की, गज़लें, नज़में लिखी, प्रोडक्शन में आप आ गई। पता नहीं क्या कुछ किया। अब ज़ाहिर है आपका शौकिया तो एक दो आदमी प्रोडक्शन कर लेता है, आपने 30 से 35 शॉर्ट जी फिल्में जी। प्रोड्यूस की हैं, और ये अच्छा खासा उसमें आपको पैसा जाता है और आपका वक्त जाता है, एनर्जी लगती है। तो आगे क्या करने का इरादा है? असल में वो कहते हैं ना कि छुट्टी नहीं है मुंह से काफिर लगी हुई। तो ये भी ऐसी ही बात है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं प्रोडक्शन करूं। तो असल में क्या है, प्रोड्यूसर मरता नहीं है, सही। राइटर हो, आर्टिस्ट हो, एक वक्त आता है लोग उसे स्क्रीन पे देखना छोड़ देते हैं, लेकिन प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है, प्रोड्यूसर एक ऐसी चीज़ है, वो रहता है। सही। जिस तरह फिल्म का विलन नहीं मरता ना, हम्म। इस तरह से प्रोड्यूसर नहीं मरता। प्रोड्यूसर भी विलन है क्या? विलन ही है तकरीबन, विलन उसका पैसा है। नहीं उसका नहीं बेचारा। मेरा ये मकसद नहीं है कि वो विलन है। मेरा कहने नहीं का हमने लाइट मोड में बात की है, मेरा मतलब नहीं, मेरा कहने का मकसद ये था कि फाइनेंसर पैसे की ताकत इतनी होती है कि वो कभी ख़त्म नहीं होती है। सही।
तो आपका जब तक प्रोड्यूसर नहीं होगा, आपका कोई ड्रामा, आप फिल्म कुछ भी नहीं बना सकते। तो मैं प्रोड्यूसर, जब मैंने प्रोडक्शन शुरू की तो कोरोना का ज़माना था, सही। कुछ भी नहीं हो रहा था ऑन एयर और सारे लोग फारिग बैठे हुए थे। मैंने कहा क्यों नहीं हम ये काम करते हैं। तो मेरे अपनी हमने मिला जुला के प्रोग्राम बनाया, जुल्फ़िकार साहब को मैंने अपने साथ मिलाया, वो डायरेक्टर थे, मैं प्रोड्यूसर थी और राइटर भी मैं ही थी। जी। तो जनाब हम सुबह लिखते थे, शाम को काम कर रहे कैमरामैन थे। भी आपके घर का ही था, घर का ही था, खालिद खालिद महमूद साहब, भट्ट साहब। बिल्कुल। खालिद साहब का भी मैंने पॉडकास्ट किया है इसी माशाल्लाह, चैनल पे। बहुत बहुत नाइस आदमी है, बहुत नाइस सही। आदमी है। तो जब वो, मुझे अभी तक याद है जब हमने पहला किया ड्रामा, उसमें मेरा बेटा और मेरी बहू हीरो हीरोइन थे। वो कोई हॉरर था। जी, सारे शुरू के मैंने हॉरर ही किए थे, सही। बल्कि एक एपिसोड में मैं खुद आई हुई हूँ, हाँ मैंने भी एक्ट किया हुआ है। हाँ। तो पहले तो हम अपने घर से ही ढूंढ ढांढ के ले रहे थे ना कि पैसे बचे कहीं से। सही। तो बाद में हमने फिर लोगों को पैसे देने शुरू किए, खुद तो अपने बचत वाले काम किए थे। तो क्या हुआ कि जुल्फ़िकार, वो जो भट्ट साहब थे हमारे, खालिद साहब, कहने लगे दिलशाद आपा आपने कमाल काम किया है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई जब आपकी तरफ से पैगाम आया कि हमने ड्रामा करना है और ये रहा। तो यही सारे लोगों के जज्बात थे, सब खुश थे कि कुछ तो हुआ, लाहौर में कुछ भी नहीं हो रहा। और वाक़तन कोई लाहौर का ड्रामा कोई लेना ही पसंद नहीं करता, कोई बनाना ही पसंद नहीं करता। बस वो काशिफ निसार साहब का लाहौर में काम है, बाकी सारा। लेकिन ये पहले ये हमारा फन का गढ़ हुआ करता था। हमारा सही। लाहौर जो था, हमने जो अच्छा ड्रामा देना था वो लाहौर से आया करता था, सही। अच्छी फिल्म लाहौर से बनती थी। अब सब कुछ उठा के कराची भी दे दिया है। मैं ये नहीं कहती कराची में ना बनाओ, वहाँ पे भी बनाओ, यहाँ को तो ना छोड़ो। सही। यहाँ पे आर्टिस्ट क्या करें, यहाँ के फनकार क्या करें, भूखे मरे, जिन्होंने सारी उम्र यही काम किया है। अच्छा, फनकार हैं, फिर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर नाम भी सही, प्रोड्यूसर तो अब कहीं भी चला जाएगा, डायरेक्टर है, और छोटे काम करने वाले हैं, कैमरामैन हैं, जैसे होते ना, सिर्फ एक कैमरामैन नहीं होता, कैमरामैन के 10 और लोग, टेक्नीशियंस जो होते हैं, बिल्कुल सही। वो कहाँ जाएंगे? फ़र्ज़ करें वो चले भी जाते हैं कराची, तो उनको कोई घास नहीं डालता उनको। सही। मैंने ये देखा है, एक रेसिज्म है ये कराची और लाहौर का। ये पता नहीं मुझे ऑन एयर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कराची वाले लाहौर वालों को घास ही नहीं डालते। नहीं, आपका कराची से ताल्लुक रहा है, मेरा रहा है। नहीं, आप कराची के खिलाफ थोड़ी बात कर रही हैं, आप तो एक जो मैं सिस्टम के खिलाफ बात कर रही सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं। सही। हूँ। और उन्होंने वाक़तन कराची के राइटर्स को तो शायद लेते हों, मगर बहुत कम आर्टिस्टों को लेते हैं, बहुत कम। मेरा ख्याल है आपा कि जिस दौर में लाहौर में काम था, तो लाहौर वाले भी शायद कराची वालों के साथ यही हो सलूक सकता है ये करते उल्टा सलूक कर रहे हो, लेकिन ऐसा रिएक्शन उनकी तरफ से आ रिएक्शन रहा की है। तरह। अच्छा, पता है क्या, कराची का मसला ये कि लाहौर वाले कहते हैं कि कराची वालों की उर्दू ठीक नहीं है, अबे तबे के और ये इनका बड़े खामियां निकालते हैं इनकी। लेकिन जब आप बोलने लगते हैं ना टीवी पे, जब बोलते हैं तो आपकी काफ सब ठीक होता है, ठीक है। सही उर्दू बोल रहे होते हैं। पंजाबी, बल्कि उनको मेहनत करना पड़ती है, हम लोग पंजाबियों को उर्दू सही बोलने के लिए मेहनत करना पड़ती है, क्योंकि हमारे बहुत से लफ्ज़ अजीब हो जाते हैं, लहजा अजीब हो जाता है। शायद ये वजह है कि कराची वाले, बहरहाल मुझे नहीं पता, क्या मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगी लंबी, लेकिन कराची में सब कुछ जा चुका हुआ है। तो जब हमने छोटे मोटे काम शुरू किए तो लोग खुश हुए, यहाँ पे हमारे बच्चे खुश हुए, आर्टिस्ट छोटे जो शौकीन हैं ये सब हैं। मगर बात यह है कि उनको बोलना नहीं आता। आर्टिस्ट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको बात करनी प्रॉपर नहीं आती, और पूछते थे कि आप पैसे कितने देंगे। पहले पैसों की बात। पहले पैसे की बात। ठीक है। फरहाना एक पैसा नहीं लिया उसने, मेरे जितने भी प्लेस किए, उसने मेरे 2 प्लेस किए थे, हाँ 2 प्ले किए, उसने 1 रुपया नहीं लिया। कामरान मुजाहिद ने ड्रामा किया मेरे साथ, उसने पैसा नहीं लिया। जी सरकार में हीरो जो था, मून था, उसने नहीं लिया पैसा। कहते नहीं ये तो मेरा डेब्यू है, मैं इस पर सीख रहा हूँ, मैं क्यों पैसे लूँ आपसे। फरहाना मेरी फ्रेंड है, उसने कहा मैं क्यों लूँ आपसे पैसे। सही। कामरान कहने लगा हम तो साथी हैं। तो जवाज बना, लेकिन हमारे जो जूनियर से सबसे पहले पूछते थे पैसे क्या देंगे आप। तो मैं उनसे कहती कम से कम एक आध ड्रामा तो हमारे साथ करके वैसे देख लो। लेकिन बहरहाल मैंने कोई ड्रामा इन लोगों के अलावा हर एक को पैसे दे के काम किया है। प्रोडक्शन का आपका अच्छा तजर्बा रहा? तजुर्बा मेरा सही रहा, मैंने सीखा मतलब बहुत कुछ। मुस्तकबिल में भी प्रोडक्शन करना सकती चाहें हूँ। आप, जो हमारे नए लिखने वाले, इनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? इनको मशवरा देना है मैंने कि पहले पढ़ें,
अच्छा। पढ़ें, अच्छा पढ़ें। और मैं अपनी कोई मिसाल नहीं दूंगी, क्योंकि लोग कहते लो जी अपनी मिसाल दे रही है, नहीं मिसाल नहीं दूंगी मैं, लेकिन आपको पढ़कर लिख कर पढ़ना भी चाहिए। उर्दू की इतनी गलतियाँ होती हैं, आप यकीन करें, स्क्रिप्ट आता है ना, हिज्जे इमला इतनी गलत होते हैं इनके। अच्छा। अब अगर लिखा हुआ है मसाला, हम्म। तो स्वाद से नहीं आएगा, उनका मसाला सीन से आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पता चलता है कि आपने उर्दू को कितना सीरियस लिया हुआ है। अब तो कुछ लोग रोमन में लिखना शुरू हो गए, ये उर्दू और रोमन। बेड़ा गर्क है। मैं अब नाम लेना तो मुनासिब नहीं है, मैं हाँ। हमारे एक एडिटर दोस्त हैं, तो उनके पास एक कोई काम आया था बड़े चैनल का, तो वो जो स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ था, वो एक बड़े राइटर हैं, तो वो रोमन में लिखा हुआ था और वो लिख रहे हैं उर्दू में, ड्रामा बन रहा है उर्दू में। हमारी बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के, बच्चे ये कहते हैं कि हमें रोमन में, तो हमें उर्दू में पढ़ना नहीं आता। या फिर जो उनका असिस्टेंट होता है ना, वो उनको पढ़ के सुना रहा होता है, वो याद करते हैं और बोलते हैं। ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है ना, ये इंग्लिश मीडियम लोगों का। नहीं, अगर हम देखें तो इंडिया में गुलजार साहब आज भी उर्दू में लिखते हैं। लेकिन इंडिया ने ही ये खप डाली है। नहीं, एक उधर से ही आई है, लेकिन 80 की दहाई तक, जब तक सलीम जावेद साहब का वक्त था ना, तो वो उर्दू में लिखा करते थे स्क्रिप्ट। अब वो मतलब वो भी रोमन में चले गए, तो हम तो उनकी देखा देखी, हमने भी वही, हम उनकी देखा देखी, मतलब उनका चेहरा लाल है तो हम अपना हमने भी थप्पड़ मार लेना है। खुद ही थप्पड़ मार के तो हाँ। हम करना शुरू कर दे। हालांकि अपनी जो है ना, एक अपनी खूबसूरती, अपनी वो एक सकाफत को ना मरने नहीं देना चाहिए। चले, सकाफत तो आगे बड़ी बात है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती, कम अज कम आप अपनी ये जुबान को तो जिंदा रखें जुबान ना। भी तो हमारा हिस्सा है ना, हमारा तो सरमाया हमारी जुबान है। तो वो भी आज के बच्चे जो है उनको उर्दू पढ़ना नहीं आती, हाँ। और वो जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो रोमन में लिख रहे हैं। लिख कर आ रहा होता है रोमन में, मैं चकरा जाती हूँ। मैंने कहा मैं इसको कैसे पढूं, क्योंकि रोमन में आपको प्रॉपर, अगर आपने वर्ड सही नहीं लिखा है, स्पेलिंग सही नहीं लिखे, कुछ का कुछ बन जाएगा। सही। अच्छा, उर्दू में नए लिखने वालों को आपने ये मशवरा दिया कि आप पहले पढ़ें। पढ़ें और अपना जो लिख देते हैं ना, वो भी पढ़ा करें, दोबारा रीड भी करें। अच्छा, उसके अलावा एक और बात, आपने किसी भी इदारे को कोई अपना ड्रामा दिया है, स्क्रिप्ट दिया है, कुछ भी किया है ना, आप ये ना समझे कि आपने दिया है और वो शाया हो जाएगा। सही। उससे मतलब दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। आप ये सोचें कि आप तो नए राइटर हैं, नए आर्टिस्ट हैं, या जो भी है, आपको थोड़ा अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। सही। और अगर हमें किसी से मशवरा करना पड़े, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक स्क्रिप्ट आया है, ये एक अफ़साना आया है कि ये देख लें, तो मैं उसको देखूंगी। अगर तो मुझे उसमें ने कोई उसमें गड़बड़ निकाली ना, कि खामियां निकाली, या कोई इमला की निकाली, कोई ख्याल की निकाली, या मैंने कहा ये रेपिटिशन बहुत हो रही है, बुरा मान जाते हैं। मतलब जो एक तजर्बाकार एडिटर हैं जिन्होंने इतना काम किया है, उनके मशवरे से भी बुरा मान जाते बुरा हैं। मान जाते हैं। मशवरा तो ये होता है ना कि आप या बताएं। हम दूसरे लफ्ज़ों में उनकी सलाह भी उनको चुभती है, चुभती वो है। भी अच्छी नहीं लगती। वो तो लो जी हमने तो इतना अच्छा लिखा है, क्या अच्छा लिखा है, आप बहुत और भी अच्छा लिखेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी बातें हैं, उनको बदल लें, ठीक कर लें। मैंने आपको बताया ना, मेरा जो पहला सीन था, या मैंने शुरू में जो सीन्स लिख रही थी, 10-10 दफ़ा भी मैंने रीराइट किया। जुल्फकार साहब आपसे जुल्फ़कार साहब करवाते। ने मुझे कहा आप नहीं ठीक, हम जब वापस आ गए हैं फिर तेरे पहलू पहलू की में। तरफ। तो वो मैंने बताना ये चाहा है कि मैं उस वक़्त बिल्कुल नहीं थी, और मैंने सोचा जो मेरा सर कहेंगे मैंने वही काम करना है। तो अब हम अगर उस जगह पे खड़े हैं कि हम सिखा रहे हैं, तो कम से कम सीखो भी तो। सीखना चाहिए ना लोगों को। अच्छा, मैंने एक दफ़ा ऐसे कह दिया फेसबुक पे कि जो फीमेल, जो लड़कियां शायरा हैं, नई हैं, अगर आप में से कोई भी सलाह लेना चाहती है, तो मुझे मैसेज कर सकती है, सही। इनबॉक्स करे, मैं आपको सलाह कर दूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। तो लड़कियों ने पता क्या क्या, आप हमें गज़ल लिख दें, अच्छा, आप ही गजल लिख आप ही दें। लिख दें। मैंने कहा भाई ये मुझसे नहीं होगा, आप लिख दें, मैं आपकी बता दूंगी खामी क्या है, बहर में क्या प्रॉब्लम है, और 36 चीज़ें होती हैं उसमें। मैं उनमें नहीं हूँ कि मैं आपको गज़लें लिख के देती रहूँ, इतना टाइम नहीं है बस। अच्छा, मतलब सारा कुछ आपके ऊपर ही डाल दिया कि आप लिख ही आपने दे। कहा था तो आप लिखे। सही। आपका यूट्यूब के ऊपर जो
आई लाइन फिल्म के नाम से एक चैनल है, तो इसके ऊपर हम अगला कोई प्रोजेक्ट कब देख सकेंगे? मेरा ख़्याल है कि आप बहुत जल्द देखेंगे। मैंने उसके प्लान ये कर लिया है उसके बारे में। मैंने बताया ना, जो मेरे प्रॉब्लम थी वो थी फाइनेंस की। ठीक है, लोगों को पता नहीं कैसे फाइनेंस से मिल जाते हैं, मुझे तो आज तक ना मिला। सही। 500 रुपए का भी नहीं मिला। तो अभी मैंने सोचा है कि छोटे बजट का, कम लोगों को लेके ऐसा बनाऊं 8 से 10 मिनट का। ठीक है। मैं बड़े, जैसे अब मैंने जी सरकार बनाया, वो हमने तो कबर जो बनाई थी आर्टिफिशियल, वही 7,500 की थी। वो इधर पीछे ही घर में ही जी बनी जी, थी। यहीं पे बनाई थी। जी। हत्ता कि हमने उसके, चूंकि हीरो था, हीरो की एक सहरी सजाई थी, वो हम इतने पैसे लगा लिए थे। तो अब इन सब बातों से अवॉइड करते हुए सीधी सीधी ड्रामे, मतलब स्टोरी होगी सही। 2-3 लोगों की, ताकि बस हो, कहानी हो और वो ख़त्म हो जाए, और हम एक कोई भी एक पैगाम दे दे लोगों तक। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम कोई पैगाम होना चाहिए, कोई ड्रामा, कोई हो, कहानी हो, अफसाना हो, अगर उसमें कोई आपने सीखा नहीं तो आपने वक्त ज़ाया किया। सही। कुछ तो होना चाहिए ना। सही। हमने जो इतनी सारी बातें की हैं, अब इन बातों को कोई देखे और इससे कुछ सीख ना पाए तो क्या फ़ायदा? और हमारी गपशप का भी कोई हमारी फायदा नहीं। गपशप का, हमारे टाइम देने का, आपको मेरे पास बैठने का क्या फ़ायदा, मुझे आपके साथ बैठने का क्या फ़ायदा, सही। अगर हमने एक दूसरे से कुछ सीखा नहीं तो। आप आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपने घर आपका बुलाया, शुक्रिया। हम हमारी खातिर मदारत की, अरे नहीं, सब चीज़ों के लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। नहीं जी, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, ये थी दिलशाद नसीम साहिबा। अगली नशिस्त में किसी और मेहमान के साथ हाज़िर होते हैं। मैं हूँ आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान।